आपको यहाँ पर एक जो ऑपरेटर दिख रहा है वो है इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर क्या है? इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जावा के अंदर इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर है। क्या काम करता है ये? इट इज यूज्ड टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और नॉट। यहाँ पर ये क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास और नॉट। इंस्टांस का मतलब होता है किसी का पार्ट होना, या अगर मैं ये सिंपल वर्ड में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पार्ट क्लास का है या नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर का सिंटेक्स देखिए कि जिस ऑब्जेक्ट को आप चेक करना चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे सबसे पहले। जिस ऑब्जेक्ट को आप ये चेक करना चाह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट किसी क्लास को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। फिर इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे स्पेस देकर के, और फिर स्पेस देकर के उस क्लास का नेम लिखेंगे जिससे आप चेक करवाना चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। मतलब अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर का यूज करोगे। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट देगा। बूलियन रिजल्ट का मतलब है ये ट्रू और फॉल्स में बताएगा कि यदि ऑब्जेक्ट किसी क्लास का इंस्टांस है तो कहेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हमने यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले जो रिजल्ट वेरिएबल ले रखा है, दिस वेरिएबल टाइप इज बूलियन। मतलब हमें ये जो रिजल्ट वेरिएबल ले रखा है ये किस टाइप का है? बूलियन टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड से जो ट्रू और फॉल्स आएगा उसको बूलियन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि एक तो वो डेटा टाइप होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, है ना, फ्लोट हो गया। ठीक है, ये वे डेटा टाइप है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। जैसे इंट a इज इक्वल टू 5, तो 5 जो है वो डायरेक्ट इंटीजर टाइप के वेरिएबल a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया ये कि भी ऐसे डेटा टाइप जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं उन्हें हम सिंपल डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। एक तो वे डेटा टाइप होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं, उन्हें हम सिंपल डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। और दूसरे डेटा टाइप वे डेटा टाइप होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करते बल्कि वैल्यू के रेफरेंस को स्टोर करते हैं, वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब जावा का डेटा टाइप बताया था उस टाइम में ऐसे डेटा टाइप बताए थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करते बल्कि वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है, एक डेटा टाइप है जिसे हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है जिसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जावा के अंदर एस कैपिटल दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक तो स्ट्रिंग जिसमें एस क्या है, स्मॉल है, और एक स्ट्रिंग जिसमें एस क्या है, कैपिटल है। तो जिसमें एस कैपिटल है उस डेटा टाइप को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्लास भी क्या होती है, डेटा टाइप। तो यहाँ पर जावा के अंदर क्या है, स्ट्रिंग नाम की एक क्लास होती है। स्ट्रिंग पर आपको किसी तरीके का ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आपके जावा के अंदर एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है।
इस स्ट्रिंग नाम की क्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। आप इस स्ट्रिंग क्लास के डिफरेंट मेथड्स को यूज करके सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, है ना, किसी भी तरीके का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो यहां पर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो स्ट्रिंग क्लास का ले रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल, ठीक है, जो क्लास टाइप का होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास करें कि आपने एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम ही दे दिया इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपने यहां पर देखो सबसे पहले क्या लिया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग साथ में क्लास है और साथ में क्या है, एक डेटा टाइप है। आपने देखो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया टेस्ट, इसका मतलब टेस्ट एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। तो इसलिए आप ये कहोगे ये टेस्ट जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। और आपने देखो इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई है, आपने इसके अंदर क्या स्टोर करवाई है, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाई है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है, और रेफरेंस डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसका मतलब टेस्ट नाम की मेमोरी में क्या बन जाएगी, एक जगह बन जाएगी। और ये ASDF, ये जो स्ट्रिंग है, ये मेमोरी में इस तरीके से कहीं पर स्टोर हो जाएगा, समझ गए। अब सपोज करो इस जगह का जहां पर ASDF स्टोर है, इसका जो एड्रेस है वो 1000 है। तो यहां पर स्ट्रिंग टेस्ट इज इक्वल टू ASDF। आपको ये लग रहा है कि ASDF किसके अंदर स्टोर हो गया, टेस्ट के अंदर, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक रेफरेंस डेटा टाइप है जो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर क्या स्टोर है, ASDF स्टोर है, जिसका रेफरेंस कितना 1000, ये 1000 स्टोर करेगा, मतलब वैल्यू के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। आपको ये लग रहा है स्ट्रिंग टेस्ट इज इक्वल टू ASDF, आपको ऐसा लग रहा है ASDF टेस्ट के अंदर स्टोर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनली ASDF मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक स्पेस लेगा और उसकी एड्रेस होगी, उस एड्रेस को स्टोर करके रखेगा ये टेस्ट। अब देखिए चेक कीजिएगा, स्ट्रिंग साथ में क्या है, एक क्लास भी है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लिया, रिजल्ट, यहां पर मैंने रिजल्ट ले लिया इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट यहां पर क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। टेस्ट क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। यहां पर मैंने कहा टेस्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, क्या टेस्ट जो है वो इस स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस है, क्या टेस्ट एक स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है। तो आप कहोगे हाँ, टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू किस में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो आपने मैसेज दे दिया, इज टेस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या ये जो टेस्ट जो है वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और आपने प्रिंट क्या करवाया है, ये कॉन्केटिनेशन लगा करके रिजल्ट को प्रिंट करवाया। तो आपको पता है, आप चेक कर रहे हो टेस्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो ये क्या रिटर्न करेगा यहां से, यस मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। रिजल्ट में क्या चला जाएगा, ट्रू चला जाएगा। आपका आउटपुट आएगा इज टेस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये तो आपका मैसेज है। और इसके साथ आपने कॉन्केटिनेशन लगा करके क्या प्रिंट करवाना चाहा, रिजल्ट, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। ये ट्रू ऐसे प्रिंट ना होकर के क्या आएगा, स्मॉल लेटर में टी आएगा, TRUE। यहां पर देखो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि सिंस द वेरिएबल टेस्ट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यहां पर हम बता रहे हैं कि जो वेरिएबल टेस्ट है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। इसीलिए यहां पर क्या कहा, हेंस द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, इसलिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यस और नो, क्लियर है क्या ये? हाँ सर। एक बार फिर से बताना। देखो बेटा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल रन करवा कर दिखा देता हूँ, हो सकता है आपके ज्यादा क्लियर हो जाए ये बात। एग्जांपल करवा दूं क्या एक? यस सर। ओके, देखो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ।
मैंने एक एग्जांपल लिए, एक क्लास बनाई एस नाम की, ठीक है। सपोज करो मैंने इस क्लास के अंदर कुछ नहीं लिया, ठीक है। अब मैं एक क्लास बनाता हूं एल नेम की, और इसके अंदर ये मैंने देखो दो क्लासें बना ली है। मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर आप कितनी भी क्लासें ले सकते हो, लेकिन एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, मेन मेथड हो, और वो मेन मेथड वाली क्लास ही मेन क्लास मानी जाएगी। अब ऑब्जेक्ट हम कहां पर बनाते हैं, जहां पर मेन मेथड होता है। आपने देखो आप क्या करना चाहते हो, इस मेन मेथड के थ्रू आप एस क्लास को कंट्रोल करना चाहते हो। तो आपने देखो क्या किया, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो मेमोरी में लोड कौन होगी, सबसे पहले एल क्लास मेमोरी में लोड होगी। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है, जैसे ही आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो तो सबसे पहले कौन सी क्लास मेमोरी में लोड होती है, जिसके अंदर मेन मेथड होता है। और मेन मेथड ही आपके जावा के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, और यहीं से सारी क्लासें जितनी भी आपने प्रोग्राम में बना रखी होगी वो सारी कंट्रोल होगी। तो आपने क्या किया, देखो जावा के अंदर एल नाम की क्लास बनाई जिसके अंदर मेन मेथड ले रखा है। अब आप इस एस क्लास का क्या बनाओगे, इस एस क्लास को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो, एस क्लास को के मेंबर एक्सेस करना चाहते हो। हालांकि एस क्लास के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिया है, तो आप क्या करोगे, एस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, एस एस1 इज इक्वल टू, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम फिर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू न्यू फिर क्लास का नेम। इस तरीके से आपने क्या बना लिया, एस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया S1। एस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया बताना, S1। एस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, S1। S1 is an object of S class, S1 is an object of S class। आपने S क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब आप ये चेक करना चाह रहे हो कि S1 is an instance of S class or not। Here we are creating the object of S class is S1। Now we are trying to check that S1 is an instance of S class or not। Then by using the instance of operator we can check it। Let's see। आपने क्या किया, सबसे पहले बूलियन टाइप का वेरिएबल लिया, और फिर आपने यहां पर लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, आपने ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया एस क्लास का, S1। अब ये चेक करना चाहते हो कि क्या S1 एस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आप चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करोगे, S1 इंस्टांस ऑफ S। आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, इसका मतलब है कि आप चेक करना चाह रहे हो कि S1 क्या ऑब्जेक्ट है एस क्लास का, जबकि आपने यहाँ एस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना रखा है, S1 बना रखा है। आप सिर्फ चेक करना चाह रहे हो, तो आपको पता है कि क्या होगा, S1 ऑब्जेक्ट है एस क्लास का, यस। तो इस रिजल्ट में क्या जाएगा, ट्रू जाएगा, और आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे इसको। आप क्या करोगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा दोगे। अब आपको देखो मल्टीपल क्लासेस है, एस है, एल है, तो आपका प्रोग्राम किस नेम से सेव होगा, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उससे सेव होगा। किस क्लास के अंदर मेन मेथड है, एल क्लास के अंदर मेन मेथड है। तो आप इसको सेव करो। हमने क्या बना रखा है, ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना रखा है, किस नाम से, जावा प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना रखा है। आप इसके अंदर क्या करोगे, अपना प्रोग्राम सेव करोगे, किस नेम से, जिसके अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड किसके अंदर है, एल क्लास के अंदर है। मेन मेथड किसके अंदर है, एल क्लास के अंदर है। अब देखो ये एल क्लास पहले से इसमें बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, कैसे सेव करेंगे, एल डॉट जावा, यहाँ सेव एज टाइप से ऑल फाइल कर दिया। यस, आपकी प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर। अब आपको क्या करवाना है, प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है, रन करवाना है। तो आपने कमांड विंडो ओपन की,
कमांड विंडो ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ई ड्राइव के अंदर जाना है। अभी कहां पर हो आप, सी विंडो और ये 32, आपको ई ड्राइव के अंदर जाना है तो लिखो ई कोलन एंटर करो, आप ई ड्राइव के अंदर चले जाओगे। अब आपको ई ड्राइव के अंदर जाना है जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, तो आप लिखोगे cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, cd, और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, कौन सा फोल्डर है, जावा प्रोग्राम। आप ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर में आ चुके हो। अब आपको नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल द जावा प्रोग्राम l.java। आपने अभी जो l.java प्रोग्राम बनाया था वो कहां पर सेव किया है, इस फोल्डर के अंदर सेव किया है, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, और आप वहां पर जा चुके हो। अब आपको कंपाइल करना है, तो आपने लिखा कंपाइलर नेम जावासी, फाइल का नाम l.java। अगर आपके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो ई के अंदर जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर l.class फाइल बन चुकी है। व्हेन वी कंपाइल द जावा प्रोग्राम बाय यूजिंग द जावासी कंपाइलर, then this .java file is automatically converted into .class file। this file is called bytecode। तो आपका bytecode वहां पर क्रिएट हो चुका है, l.class फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब आप उस l.class फाइल को क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। क्योंकि l.class फाइल भी उसी फोल्डर में पड़ी है, तो आप डायरेक्ट इसी से कंपाइल करवाओगे जावा, और डायरेक्ट फाइल का नेम लिखोगे, इस बार एक्सटेंशन नहीं लगाओगे .java, डायरेक्ट फाइल का नेम लिखोगे l, एंटर करोगे। आप देखो आपको आउटपुट क्या रहा है, यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है ट्रू। क्या दिखाई दे रहा है आपका आउटपुट, ट्रू दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, दे रहा है या नहीं दे रहा, यस और नो, दे रहा है सर। यस सर। यस सर। ओके क्लियर है बच्चों, ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्लियर है क्या, सर वैसे इसका यूज क्या है? क्या कह रहे हो, यस सर इसका क्लियर है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का वैसे यूज क्या है सर, ये पूछ रहा था। यार क्लियर आवाज समझ में नहीं आई, दोबारा बोलो। सर ये पूछ रहे हैं सर, इसका मैं यूज क्या है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है, यस सर। देखो ऐसा है कि अभी तो आपने सिर्फ यहाँ पर चेक करना सीखा है कि भाई ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ये पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो जहां पर आपने हजारों सैकड़ों क्लासें बनाई है, ठीक है, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो जिस पर हजारों लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लाखों क्लासें बन रही हैं, तब उस केस में आपको कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आप सिर्फ ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये पहले किसी ने बना तो नहीं रखा है, या फिर आपको ये कंफर्म करना हो कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर क्लास का है या नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर इस लेवल पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ यूज करना सीख रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज होता है, इसलिए आपको भी ये नहीं लगेगा कि भाई इसका कोई विशेष यूज है या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट पर, अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर जब वर्क करेंगे तो उस टाइम में अपने को इसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पड़ सकती है। यह टॉपिक क्लियर है या नहीं है ओके यस सर क्लियर है। सबके, यस सर। आगे चलें। हाँ यस सर। सर। ओके ये कैंडिडेट कौन है भाई, गौरी चौधरी, सर गौरी शंकर है। गौरी शंकर है सर। अरे गौरी शंकर रेगुलर नहीं आता भाई तू, गौरी शंकर, वो तो सर ये क्लास में भी नहीं आता था। गौरी शंकर, रिप्लाई नहीं दे रहा। सर उसका माइक ऑन नहीं है तो उसको सुन नहीं रहा। मेरी आवाज तो सुन रही है क्या उसको,
नहीं सर, उसका माइक ही ऑन नहीं है, उसने ऑन नहीं किया है सर माइक, वैसे एक्सेस नहीं दिया तो उसको आवाज आपकी नहीं जा रही। सर उसने कॉल ओवर इंटरनेट नहीं किया। एनीवे क्लियर है ना, आगे स्टार्ट करें। हाँ सर। स्टार्ट कर दो सर आगे। अगला ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आपको लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी सा ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर को हम क्या कह सकते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं ऑपरेटर को? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर। और इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका शॉर्टकट है? इफ देन एल्स का शॉर्टकट है। आप इफ एल्स स्टेटमेंट जो पढ़ते हो, इफ देन एल्स स्टेटमेंट का ये क्या है? शॉर्टकट है। ओके, इसका सिंटेक्स क्या होता है कि यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तब क्या होगा? एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। और जो भी एक्सप्रेशन, चाहे एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो चाहे एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो, जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए देखो अब आपने आगे लिखा है हाउ इज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक्सप्रेशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 जो है वो किसको असाइन हो जाएगी? वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और यदि एक्सप्रेशन फॉल्स है तब एक्सप्रेशन 2 जो है वो किसको असाइन हो जाएगी? वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। और यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल में हमने फेब्रुअरी डेज 29 ले रखा है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल रिजल्ट ले रखा है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया कि यदि फेब्रुअरी डेज इज इक्वल टू 28, और अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक एक्सप्रेशन की जगह क्या लिया आपने? फेब्रुअरी डेज इज इक्वल टू 28, कि यदि फेब्रुअरी डेज किसके इक्वल है? 28 के इक्वल है, तब तो मैसेज प्रिंट होगा नॉट ए लीप ईयर, अदरवाइज प्रिंट होगा लीप ईयर। तो आपको पता है कि आपने फेब्रुअरी डेज क्या ले रखी है? 29 ले रखी है। तो ये एक्सप्रेशन कि क्या 29 इज इक्वल टू 28 है, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। फॉल्स होती कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये वैल्यू किस में चली जाएगी? रिजल्ट में चली जाएगी। रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिंग रिजल्ट वेरिएबल को किस टाइप का लिया है? रिजल्ट वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ से नॉट ए लीप ईयर स्ट्रिंग हो चाहे लीप ईयर स्ट्रिंग हो, वो किस में स्टोर हो जाएगी? रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। ऑपरेटर कंप्लीट होने के बाद में अगला ऑपरेटर है अपना टाइप कास्टिंग। टॉपिक कौन सा है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग के बारे में देखो क्या लिखा है कि टाइप कास्टिंग इज व्हेन यू असाइन ए वैल्यू ऑफ वन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ये क्या कह रहा है कि टाइप कास्टिंग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही क्या होता है? टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। एक तो होती है जावा के अंदर टाइप कास्टिंग टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, वाइडनिंग कास्टिंग, और एक होती है नैरोइंग कास्टिंग। जावा के अंदर टाइप कास्टिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है वाइडनिंग और एक होती है नैरोइंग। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्या होती है कि यदि आप छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अगर आप छोटे डेटा टाइप की वैल्यू अगर बड़े डेटा टाइप में स्टोर करवाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाइडनिंग कास्टिंग बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। अगर आप बड़ा साइज है, अगर उसमें छोटी वैल्यू डालते हो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये ऐसी मतलब वाइडनिंग कास्टिंग कौन सी होती है? वाइडनिंग कास्टिंग आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म when we trying to store the value of small data type into large data type। छोटे डेटा टाइप को का स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट
सॉरी छोटे डेटा टाइप का बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन ही क्या होता है, वाइडनिंग होता है। ठीक है, इससे किसी प्रकार के डेटा का लॉस नहीं होता और ये कास्टिंग अपने आप परफॉर्म होती है। जैसे जावा के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन होता है, बाइट। बाइट के बाद शॉर्ट, फिर कैरेक्टर, फिर इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बाइट जो है ना, बाइट डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप को मैं शॉर्ट, इंट, बाइट डेटा टाइप जो है वो शॉर्ट, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सब में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट डेटा टाइप जो है ये कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर जो है वो इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सब में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इंटीजर की बात करूंगा तो इंटीजर अपने से आने वाले लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इन सब में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग जो है वो फ्लोट और डबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोट जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो सकता है, डबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक क्या है, सीक्वेंस बना हुआ है कि वाइडनिंग का मतलब है कि जब छोटे डेटा टाइप का बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन ही क्या होता है, वाइडनिंग होता है, और वाइडनिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। वाइडनिंग में किसी तरीके के डेटा का लॉस नहीं होता है क्योंकि छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में आसानी से स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो हो गई वाइडनिंग की बात। नैरोइंग का मतलब है यदि बड़े डेटा टाइप की वैल्यू छोटे डेटा टाइप में आप स्टोर करवाते हो, सपोज करो कि आपने एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले रखा था और उसके अंदर लॉन्ग के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवा रखी थी। अब आप उस वैल्यू को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाते हो तो क्या स्टोर हो जाएगी, यस और नो? नो सर। अगर हो भी जाएगी, होगी, अगर आप करना चाहोगे तो क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। तो नैरोइंग का मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है संकड़ा। ठीक है, तो नैरोइंग कभी भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होती, मैनुअली करनी पड़ती है आपको। नैरोइंग कभी भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होती, आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअली इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि लार्ज डेटा टाइप का स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्जन ही क्या होता है, नैरोइंग होता है। जैसे सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा होता है, डबल होता है। अगर डबल को आपको फ्लोट, लॉन्ग, इंट, आगे आने वाले सारे डेटा टाइप में इनमें से किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। समझ गए? फ्लोट को, फ्लोट टाइप का अगर आप फ्लोट को कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इतने सारे डेटा टाइप में इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। मतलब ये आगे आने वाली जितने भी डेटा टाइप है फ्लोट से, इन सबको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट अगर करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नैरोइंग यूज करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको समझने के लिए। सबसे पहले है वाइडनिंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग जैसे कि अभी आपने देखा कि वाइडनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है जब आप स्मॉलर साइज टाइप को लार्जर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, इंटीजर का साइज जावा में कितना होता है, बताना जरा जल्दी से बताओ। और सर 4 बाइट होता है ना, यस सर 4 बाइट होता है। अब देखो क्या होगा, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है, मैंने क्या ले रखा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रखा है जिसमें क्या वैल्यू स्टोर करवा रखी है, 9 स्टोर करवा रखी है। अब मैंने देखो एक वेरिएबल लिया किस टाइप का, डबल टाइप का, माई डबल नाम से एक वेरिएबल लिया और मैं किसकी वैल्यू को डाल रहा हूं, माई इंट, मतलब इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को किसमें डाल रहा हूं, डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूं। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि ये माई इंट जो है वो क्या है, माई इंट जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। और ये जो माई डबल है ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप डबल टाइप के वैल्यू में डायरेक्ट स्टोर करवा सकते हो, यहाँ पर आपको कोई कन्वर्जन नहीं पड़ा। तो आप यहाँ पर देखो कि ऑटोमेटिक कास्टिंग हो रही है, यहाँ पर इंटीजर जो है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू आसानी से किस में स्टोर हो जाएगी, डबल में स्टोर हो जाएगी। हालांकि वो क्या लगा देगा, 9.00 करके लगा देगा। तो यहाँ पर ये जो कास्टिंग आप देखो, यहाँ पर आपने प्रिंट किया किसको, माई इंट को प्रिंट किया। आपने देखो किसको प्रिंट किया, माई इंट को प्रिंट किया। तो
माई इंट को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, माई इंट को आपने किस में स्टोर करवा दिया, माई डबल में कन्वर्ट स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप माई इंट को प्रिंट करते हो तो माई इंट में तो आपने डायरेक्ट क्या ले रखा है, 9 ले रखा है, तो 9 मिलेगा। अब देखो मैंने एक लाइन और लिखी है, मैंने इसको अगली लाइन में नहीं लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई डबल। आपने माई डबल को प्रिंट करवाया, तो माई डबल के अंदर आपने माई इंट को स्टोर करवाया था, तो ये माई डबल जो है वो 9 को क्या करेगा, 9.0 में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या प्रिंट आ रहा है, 9.0 प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब सबसे पहले जब माई इंट को प्रिंट करोगे तो माई इंट तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, 9 प्रिंट करेगा। माई डबल को जब प्रिंट करोगे तो ये 9.0 प्रिंट करेगा। क्या कह रहे हो, क्लियर है। क्लियर है सर। अगला देखो नैरोविंग कास्टिंग। नैरोविंग जैसे कि मैंने अभी बताया कि नैरोविंग कास्टिंग मस्ट बी डन मैनुअली बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथेसिस इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू। ये क्या कह रहा है कि अगर आप बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, और आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, और इधर वाली वैल्यू को जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो उस डेटा टाइप का नाम लेना पड़ेगा। सपोज करो कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया माई डबल, किस टाइप का ले रखा है, डबल टाइप का, और उसमें एक पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा रखी है 9.78। अब देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया आपने माई इंट, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्या ले लिया आपने, माई इंट, और ये जो माई डबल जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है। अब डबल टाइप की वैल्यू आप माई इंट में डायरेक्ट स्टोर नहीं करवा सकते, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस यूज किया, और इस माई डबल को, इस डबल टाइप के वेरिएबल को जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि माई डबल जो है वो माई इंट में डायरेक्ट स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये इंट है और ये डबल है, तो इसलिए आपने माई डबल को क्या किया, मैनुअली किस में कन्वर्ट किया है, इंट में कन्वर्ट किया। देखो आपने डबल को किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट किया, माई डबल को इंट में कन्वर्ट करके माई इंट में स्टोर करवाया। तो आप देखो यहाँ पर क्या प्रिंट करोगे, माई डबल जब प्रिंट करोगे, माई डबल प्रिंट करोगे तब तो ये 9.78 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि माई डबल के अंदर 9.78 है। लेकिन जब माई इंट को प्रिंट करोगे तो माई इंट को प्रिंट करोगे तो ये 9 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 9.78 पहले किस में कन्वर्ट हुआ, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, और फिर माई इंट के अंदर स्टोर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। टाइम जो है वो अपना फिनिश हो चुका है, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। कोई भी शेड्यूल होगा तो आपको